नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 5 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं आशीष पेठे, चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। हमारे साथ मनोज झा हैं, कामाख्या ज्वेल्स के एमडी। भाविक पटेल हैं, ट्रेड बुल्स के। बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के। और बीबी मेहता हैं, ईडी हैं, एसईए के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं गोल्ड के साथ, क्योंकि तूफानी रफ्तार से मार्केट ऊपर जा रहा है। 52,000 के पार चला गया है गोल्ड। और आपको बता दें कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन में लगातार तनाव बढ़ने की खबरें आ रही हैं, उसका बड़ा इम्पैक्ट गोल्ड मार्केट पर आया है। सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड में बड़ा इजाफा हुआ है। लेकिन आज कल की बड़ी तेजी के बाद, या इनफैक्ट आज शुरुआती दौर की तेजी के बाद, थोड़ा करेक्शन इस वक्त गोल्ड में दिख रहा है और करीब करीब 250 रुपये गोल्ड का मार्केट नीचे है। तो पेठे जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि गोल्ड में आखिर अब होगा क्या? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन और जो उनके टॉक्स फेल होने की जो न्यूज आ रही है, उसका रिएक्शन हम सभी ने देखा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से 2-3% है ऊपर जाएगा। उसके ऊपर मतलब 2000 या उसके ऊपर इस रैली में मुझे नहीं दिख रहा है। और अगर फुल फ्लेज नेटो भी अंदर इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर सोना 2000 के ऊपर जा सकता है। और तो 2-3% की मैक्सिमम तेजी रहेगी इसके आगे, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा मनोज जी, आपका असेसमेंट क्या है? आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए अब ठीक है, जो खबर आ रही है वो तो हम बता रहे हैं, लेकिन खबर के अंदर की खबर हम जानना चाहते हैं आपसे कि एक तरफ रूस और यूक्रेन का मामला है, जिससे दुनिया भर में डिमांड बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ रही है गोल्ड की। लेकिन दूसरी तरफ अभी मार्केट, मतलब अभी गोल्ड का मार्केट पूरी तरह से भूल चुका है कि फेड ने भी कुछ बोला था ब्याज दरों को लेकर, और इसी महीने फेड की मीटिंग होनी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर फेड ने बहुत एग्रेसिवली ब्याज दरें बढ़ाना शुरू किया, तब भी क्या गोल्ड मार्केट की रफ्तार यूं ही बनी रहेगी, या फिर आपको लगता है कि एक बड़ा स्पीड ब्रेकर सामने होगा फिर? नमस्कार मृत्युंजय जी। मैंने पहले भी कहा है कि गोल्ड अभी यहाँ से थोड़ा नरम हो सकता है। आप इन सब चीजों को देखिए। ये जो शार्प इंक्रीज आया था वो इसके लिए कि जो गोल्ड मार्केट है, गोल्ड इन्वेस्टर है, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि रशिया यूक्रेन एक्चुअल वॉर में आ जाएंगे। लेकिन अब आज ये आप देखिए कि एक्चुअल वॉर में है, कंप्लीट वॉर चल रहा है, फिर भी गोल्ड जो है ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया है। नो डाउट ये 18 महीने के हाई पे है, लेकिन ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया है। अब मुझे लगता है कि गोल्ड की जो रैली है वो यहाँ तक ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अब केवल अगर, जैसा कि आशीष पेठे जी ने कहा, कि कोई नई कंट्री, नाटो का कोई नई लड़ाई की बातें, कोई नए कंट्रीज उसमें आ जाएंगे, बैंस के तरीके बदल जाएंगे, तो शायद कहीं $2000 या उसके ऊपर जा सके। नहीं तो दूसरा एक चीज है कि जो आज और कल ये जो यूएस रिजर्व के चेयरमैन हैं, वो जब कांग्रेस के सामने अपना विचार रखेंगे, उनका जो कमेंट्री है वो कैसा है इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने का, अगर वो बहुत एग्रेसिव अभी भी रहें तो यहाँ से मैक्सिमम, जैसा आशीष पेठे जी ने कहा, 2-3%, मतलब $60-70 मैक्सिमम जो है यहाँ से इंक्रीज हो सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि थोड़ी भी अगर कोई भी वॉर रुकने की बात, अगर निगोशिएशन कहीं भी होता है यूक्रेन और रशिया में, तो $100-150 कभी भी ये नीचे गिर सकता है। ये मेरा खुद का अनुमान है। क्योंकि देखिए, इन्फ्लेशन की भी कंसर्न, जैसे गोल्डमैन सैक्स ये लोग बता रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन की कंसर्न तो पिछले 1 साल से है। यूक्रेन वॉर का जितना होना था सब हो चुका है, फिर भी गोल्ड ऊपर नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गोल्ड रेट अब यहाँ से थमना चाहिए, और थोड़ी भी
वॉर जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है वो कम होता हुआ नजर आएगा तो गोल्ड मुझे थोड़ा नीचे दिखता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं एक 30 सेकंड्स और लूंगा। हाँ, आपको मैंने कई बार बोला था नेशनल टीवी पे कि डायमंड के रेट 50 to 100% बढ़ जाएंगे। पिछले 3 महीने में डायमंड के रेट 50 से 60% बढ़ चुके हैं, और ये वॉर अगर रुकता हुआ नजर नहीं आएगा तो डायमंड के रेट अगले 1 महीने में डबल हो जाएंगे। ओह, आप कह रहे हैं कि डायमंड के रेट 1 महीने में डबल हो जाएंगे अगर ये हालात ठीक नहीं होते हैं तो। अब लेकिन बीरेन जी, ऐसे सिचुएशन में ट्रेडर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है मार्केट के मूड को भांपना, मार्केट के मूड को समझना। तो जो गोल्ड के ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर तो ठीक है, लंबे समय का इन्वेस्टर है, मार्केट में बना हुआ है, वक्त फिर बदल जाएगा, लेकिन ट्रेडर को बड़ा रिस्क हो जाता है सर। ट्रेडर को क्या करना चाहिए अभी गोल्ड में? ट्रेडिंग गलतियों का विज्ञान है। आप गलती करोगे तो मार्केट आपको पनिश करेगा, और आप किसी की गलती पकड़ोगे तो आपको रिवॉर्ड देगा। तो यहाँ कौन गलती कर रहा है उसकी गलती सोचनी है। जैसे दोनों दिग्गजों ने कहा, तो मैं भी ऐसा मान रहा हूँ कि फिलहाल बाई साइड में इंटरेस्ट मेरा कम है, और कच्चा सोना मार्केट में काफ़ी आने लगा है। डिस्पेरिटी जिसको बोलते हैं फिजिकल वाले, डिस्पेरिटी काफ़ी बढ़ चुकी है यहाँ पे। तो इस हालत में भी मुझे वो बाई साइड में थोड़ा कम कंफर्ट है। अच्छा, आप भी कह रहे हैं कि बाई साइड में थोड़ा कम कंफर्ट है, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा चुका है, बढ़ चुका है। कभी भी अगर कुछ अच्छी खबर आती है, यूक्रेन और रूस के बीच शांति वाली कोई खबर आती है, तो मार्केट आप कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। तो भाविक जी, मैं अगर बिल्कुल आज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, क्योंकि आज बातचीत भी होनी है, इसकी संभावना दिख रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हो सकती है, तो आज क्या ट्रेड लिया जाए गोल्ड में? मृत्युंजय जी, देखिए थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि आज बहुत सारे डेटा भी है। आज एडीपी का भी आने वाला है, बातचीत चल रही है, और कल जो फेड है वो कांग्रेस के सामने आज और कल व्यू रखेंगे अपने इंटरेस्ट का। तो काफ़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो आई थिंक फ्यूचर के बदले ऑप्शन में ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो कि अभी अगर गोल्ड में देखें तो फिलहाल हाँ, थोड़ा ओवरबॉट और ओवरस्ट्रेच ज़रूर है, और यहाँ से शॉर्ट करने की अभी कोई उम्मीद नहीं लग रही है। तो आई थिंक जो 52,000 का जो ऑप्शन का कॉल का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है 25 मार्च का, जो अभी अराउंड 726 चल रहा है, तो वो 680 के करीब आता है। तो मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूँगा 800 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 600। बट ये ऑप्शन और इंट्राडे का ही कॉल है, ये कैरी फॉरवर्ड पोजीशन नहीं कर सकते। ठीक है। अब आशीष जी, एक बात ज़रा आप बताएं सर कि ठीक है, यूक्रेन रूस मामले की बात हमने कर ली, लेकिन इसके अलावा यूक्रेन रूस को अगर हम पीछे छोड़ दें तो इसके अलावा आपको गोल्ड के फंडामेंटल कैसे दिखते हैं, और उस फंडामेंटल के आधार पर आप गोल्ड की चाल क्या देख रहे हैं? फंडामेंटल में मैंने लास्ट टाइम जब आपके साथ बात की थी तो मैंने कहा था कि ये साल में 5 to 10% मैक्सिमम अपसाइड में देख रहा था, लेकिन ये रूस का जो मैटर आया है वो अनएक्सपेक्टेड था, उससे थोड़े चेंज हो गया इस साल का आउटलुक। लेकिन फंडामेंटली लॉन्ग टर्म आई एम स्टिल बुलिश ऑन गोल्ड। लेकिन जो पिछले 2-3 सालों से जो वन साइड मूवमेंट आ रही थी वैसा नहीं होगा, थोड़ा इसमें रुकाव आएगा, थोड़ा नीचे भी जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वापस उछाल लेके ऊपर ही जाएगा। और जैसे अभी एक आपके गेस्ट ने यह भी कहा था कि बायबैक या पुराना सोना बेचने के लिए आ रहा है, तो ये शॉर्ट टर्म में ये इफेक्ट हमको ये प्राइस राइज से दिख रहा है कि नए वॉक-इन्स कम हो रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, और नॉर्मली जितना पुराना सोना बेचने को कस्टमर देता है वो 2 से 3 गुना हो गया है। लोग ये प्राइस राइज का एडवांटेज लेके बेचना चाह रहे हैं, तो ये भी ग्राउंड लेवल पे हम देख रहे हैं। अच्छा, तो ये सिचुएशन आप ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं। मनोज जी, आप क्या देख रहे हैं? लॉन्ग टर्म का आपका व्यू क्या है गोल्ड के ऊपर? देखिए, लॉन्ग टर्म तो हमेशा गोल्ड से अच्छी कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। आपने देखा 30,000 से 50,000 की रैली बहुत तगड़ी हुई, तो जब रैली इसकी आएगी तो बहुत ही अच्छी रैली आएगी और हमेशा के लिए सेफ हेवन है। लेकिन जैसा कि मैंने आपके पहले के इंटरव्यूज में भी कहा है कि इस साल जो है गोल्ड मुझे थोड़ा नरम दिख रहा है, क्योंकि बहुत रैली चल चुका है। तो जब ये 47-48 के आसपास आपने पूछा था, तब मैंने आपको बोला था कि ये 45 के आसपास जा सकता है। तो अब थोड़ा सा उसको आप मूवमेंट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से मुझे कम से कम 10 to 15% डाउन तो दिखता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा आशीष जी, चांदी का मार्केट कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि आप देखिए कि गोल्ड के साथ साथ चांदी ने भी बहुत बड़ी छलांग लगाई है।
और कल तो 2300 रुपये तक दाम बढ़ गए थे चांदी के। इंटरनेशनल मार्केट में $25.5 के लेवल को पार कर लिया था। चांदी पर आपका व्यू क्या है? चांदी जैसे मैंने कहा कि ऑलवेज चांदी मिरर करती है सोने को विथ सम वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन द फंडामेंटल। तो चांदी भी मेरे हिसाब से यहाँ से ऊपर 2-4 टका जा सकती है, लेकिन एक बार ये सिचुएशन सेटल होने का इट विल कम डाउन बैक टू लगभग 62-63 तक सेटल हो जाएगा। ओके, तो ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर। बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका, मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड और सिल्वर पर बात करने के लिए। लेकिन बीरेन जी, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चांदी का मार्केट अभी आपको कैसा दिख रहा है? 1-2 दिन के कारोबार के हिसाब से 67,200 के आसपास बाय कर सकते हैं। 68,300 का टारगेट और 66,700 का स्टॉप लॉस। ओवरऑल यहाँ भी फिजिकल डिस्पैरिटी बहुत बढ़ चुकी है, तो जो सेफ ट्रेड है वो ये है कि फिजिकल सिल्वर लेके फ्यूचर्स बेचा जाए तो रिटर्न काफी अच्छा हो चुका है अब। आपका कमेंट सिल्वर के ऊपर भाविक जी? जी मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा अगर डिप आता है अगर 67,000 के करीब तो वहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। मेरे भी अपसाइड टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं है, 68,000 तक ही है और स्टॉप लॉस रहेगा 66,500 का। आई थिंक मुझे भी लग रहा है कि सोने और चांदी में अपसाइड थोड़ी अभी लिमिटेड हो गई है, क्योंकि काफ़ी ओवर वैल्यूड और प्राइसेस में हमने 1-2 सेशन में काफ़ी मूवमेंट देखी ली। ओके, तो ये राय हो गई आपकी चांदी पर। चांदी में इस वक्त मई वायदा में करीब 350 रुपये की गिरावट दिख रही है। 67,834 ये MCX पर चांदी का ताज़ा भाव है। ठीक है। अच्छा बीरेन जी, मेटल में भी बहुत बड़ी हलचल हमने देखी है, बहुत बड़ी तेज़ी आई है। एल्युमिनियम रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, कॉपर का वायदा MCX पर 5 महीने की ऊंचाई पर, जिंक 4 महीने की ऊंचाई पर, निकल 15 साल की ऊंचाई के करीब। ओवरऑल मेटल मार्केट का सिचुएशन अभी आपको क्या दिख रहा है इस नए माहौल में? इसमें 2 कारण है। एक तो यूरोपियन गैस प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा, जितनी भी रशियन सेंट्रिक मेटल्स है जिसमें निकल, पैलेडियम, एल्यूमिनियम, तो ये तीनों में सप्लाई का बड़ा कंसर्न है। जिंक का सवाल है तो वहाँ पहले से ही डेफिसिट चल रही है, तो उसकी भी इफेक्ट आई है। सभी में जो भी प्रॉब्लम है वो सप्लाई साइड का प्रॉब्लम है अभी। अगर कोई गिरावट, कोई मींस पीस स्टॉक अगर थोड़ी भी आती है और थोड़ा टेंशन डिफ्यूज होता है तो मेटल में थोड़ी गिरावट आएगी, बट अभी भी शॉर्ट साइड इसमें रिस्की है। डीप में जिंक बाय कर सकते हैं 318 के आसपास, 316 के आसपास का स्टॉप लॉस, 324 का टारगेट रख सकते हैं। ये अभी भी एक मजबूत मेटल में देख रहा हूँ। अच्छा, आपकी टॉप पिक भाविक जी बेस मेटल में? जी मेरे 2 टॉप पिक रहेंगे, क्योंकि वैसे अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम और जिंक ये 2 हैं जो आई थिंक अभी सप्लाई डिस्ट्रप्शन आ रहे हैं। तो जिंक मार्च जो है वो थोड़ा डिप आता है, जैसे बीरेन सर ने बोला 317 के करीब, तो वहाँ से मैं 322 के टारगेट के लिए रिकमेंड करूँगा, 314 का स्टॉप लॉस। और एल्यूमिनियम मार्च कॉन्ट्रैक्ट भी अगर 283 के करीब आता है तो वहाँ से 288 से 290 के टारगेट के लिए मैं लॉन्ग के रिकमेंडेशन करूँगा और स्टॉप लॉस रहेगा 280 का। ओके, तो ये राय हो गई आपकी मेटल पे। चलिए अब हम बात करते हैं खाने के तेल की। जी हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि पाम तेल का भाव सभी तेलों में सबसे ज़्यादा हो गया है। पाम तेल सबसे महंगा हो गया है। आमतौर पर पाम तेल सस्ता माना जाता है, लेकिन इस बार ये इक्वेशन टूट गया है और BMD यानी बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव में पाम तेल का भाव, क्रूड पाम तेल का भाव 7,500 रिंगिट के ऊपर तक पहुंच गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पर SCA के ED BB मेहता जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मतलब मेरे ख्याल से सर आप जब से देख रहे हैं इस मार्केट को, एडिबल मार्केट को, कभी ऐसा सिचुएशन देखा था आपने कि पाम तेल इतना महंगा हो गया हो सर? वो तो कभी सोचा भी नहीं था कि पाम कैन बी, ऑलवेज हम बताते कि पाम इज द चीपेस्ट ऑयल, और आज के दिन में पाम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑयल हो गया है। द रीजन भी है, एक तो जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके वजह से जो सनफ्लावर ऑयल जो ईस्टर्न यूरोप में होता था राइट फ्रॉम यूक्रेन, रशिया एंड बाकी कंट्री में, वो सप्लाई डिस्टर्ब हो गया है। उससे भी ज्यादा ये हुआ कि जो इंडोनेशिया ने नया जो लगाया डोमेस्टिक मार्केट ऑब्लिगेशन DMO स्कीम,
उसमें 20% जो एक्सपोर्ट करना है उसका 20% पहले आप लोकल में बेचो और उसके बाद में आपको 80% का लाइसेंस मिलता है, परमिट मिल रही है। उसके वजह से वहां से शिपमेंट काफी स्लो डाउन हो गया है। टैंकर फुल है ऐसा भी नहीं है, पर ओवरऑल सप्लाई पोजीशन इतनी टाइट हो गई है और इसके वजह से पूरे प्राइस का एक फ्लक्चुएशन है। 2 दिन में 1500 रिंगिट बढ़ा, कभी सोचा नहीं था। 1500 रिंगिट एक दिन में 700 रिंगिट बढ़ा 2 दिन में। आज थोड़ा मार्केट ढीला है, 300 पॉइंट डाउन करेक्शन है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इंटरनेशनल सिचुएशन की वजह से पाम इतना तेज हो गया है, पर मेरे ख्याल से लंबा नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से वॉर तो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा और पाम का जो इंडोनेशिया में जो पोजीशन है वो भी स्लो डाउन होगी उसका, क्योंकि मैंडेट जो है उनका बायोडीजल मैंडेट उनको भी महंगा पड़ रहा है। पहले क्या था कि 300 या 400 डॉलर की सब्सिडी देनी पड़ती थी, अभी कम से कम 600 से 700 डॉलर की सब्सिडी देनी पड़ रही है फॉर बायोडीजल जो बनाते हैं उनको। तो उनके लिए भी तकलीफ है। इनफैक्ट हम एससीए ने एक सुझाव दिया है गवर्नमेंट को कि आप G2G लेवल पे इंडोनेशिया से बात कीजिए और हो सके तो मैंडेट है जो 30% वाला 20% कर दे, ताकि थोड़ा तेल और ज्यादा रिलीज हो इंटरनेशनल मार्केट में और भाव में थोड़ी नरमी आए। ठीक बात है, लेकिन बहुत बहुत टफ सिचुएशन है। एक तेल की महंगाई ऐसी है, एक तेल ऐसा है। जी बोले सर। टफ सिचुएशन पर साथ में एक चीज अब सिल्वर लाइन ये भी है। हाँ, हमारे साथ कम से कम 7 से 8 मिलियन 70 to 80 लाख टन सोयाबीन अनक्रश है। अच्छा। और सामने अभी हार्वेस्टिंग जो चालू हो रहा है मस्टर्ड का। हाँ। ये साल 11 से 12 मिलियन के करीब कोई भी आंकड़ा नंबर होगा, इतना मस्टर्ड आ रहा है। तो उसका डोमेस्टिक क्रशिंग होगा तो उसकी लोकल अवेलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा। जो प्रॉब्लम होगा वो प्राइस पे है। नहीं, प्राइस की बात है सर। सप्लाई तेल तो मिल ही जाता है। तेल ऐसा नहीं हुआ कभी दुकान पे आप जाएं तेल नहीं मिल रहा हो, तेल तो मिल जाता है। किस भाव में मिल रहा है ये बहुत बड़ी बात, ये महत्वपूर्ण है। अपनी डिपेंडेंस 65% है। अगर महंगा तेल इंपोर्ट होगा हाँ, तो नेचुरली सामने महंगाई जाएगा और साथ में सीड की जो दाम है वो भी काफी ऊपर है, उसके वजह से भी लोकल प्राइस ऊपर रहेगी। सर तो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या खाने के तेल के दाम अभी और बढ़ेंगे तो आपका जवाब क्या होगा? अगर बढ़ेंगे तो कितने बढ़ सकते हैं सर? बढ़ेगा तो टाइट सिचुएशन तो है, वो मैं जरूर आपको बताऊंगा। मगर जो अभी दिख रहा है कि वी आर कवर फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ इजीली कोई कंफर्ट लेवल पे सप्लाई पोजीशन में। प्राइस डिपेंड ऑन द इंटरनेशनल मार्केट। अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी होगी। इतने ऊपर के दाम में अपने यहाँ भी क्रशिंग होगा सोयाबीन का, मस्टर्ड का। इसके लिए अवेलेबिलिटी इज नॉट इश्यू। भाव में फर्क पड़ेगा ही कि ऊपर अगर यही जो क्रूड आज $115 पे पहुंच गया है। हाँ। और पता नहीं यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट कब तक चलेगा। और ठीक बात है। एक दफा कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हो गया तो जो सैंक्शन इम्पोज किया है नाटो ने, टाइम लगेगा उसमें। हाँ। तो उसके वजह से भी अवेलेबिलिटी थोड़ा एलसी नहीं खुलेगी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सप्लाई की दिक्कत तो नहीं होगी लेकिन दाम ऊपर बने रहेंगे। तो सर जो फिर आपने चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी आपने वापस ले ली क्या कि दाम बढ़ने की वजह से? जो आपने चिट्ठी लिखी थी कंपनियों को दाम कम करने के लिए, उस चिट्ठी का क्या? एक 15 दिन में पूरा सिचुएशन बदल गई। ये जो वॉर चालू हो गया और जो इंडोनेशिया की मैटर है उसके वजह से सारे दुनिया में हलचल है। और खाली ये अपना एडिबल ऑयल नहीं, सारे कमोडिटी मार्केट। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आई थिंक एक वी मस्ट हैव ए कंसोलेशन कि भी अपने पास सोया एंड मस्टर्ड काफी है, अवेलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि दाम ऊपर रहेंगे तो एक तेल खाने नहीं देगा और दूसरा तेल गाड़ी से चलने नहीं देगा। इतनी बड़ी महंगाई है और सर गाना गाने का मन करता है ऐसे में कि जिए तो जिए कैसे। दोनों तेलों ने मतलब कोहराम मचा रखा है। इतनी जबरदस्त तेजी, एक तरफ कच्चा तेल एक तरफ पक्का तेल, एडिबल ऑयल। सही बात है आपके। इज अ कॉज ऑफ कंसर्न टू एवरीबॉडी। इंडस्ट्री को भी कंसर्न है। आज मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं। पहले मेरी लिमिट थी, सपोज 50 करोड़ की मेरी लिमिट थी बैंक की। हाँ। तो मैं 20,000 टन माल ले सकता था। ठीक बात। अभी वही 50 करोड़ की लिमिट पे है, मैं खाली 5,000 टन ले रहा हूँ, 7,000 टन ही ले सकता हूँ। तो मैं वो क्रेडिट स्क्वीज होगी मेरी। हाँ, तो इसलिए ऊपर के ज्यादा दाम चलते हैं तो वो भी तकलीफ दे रहे हैं। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया सर डिटेल में एडिबल ऑयल पर बात करने के लिए। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पाम तेल के दाम सारे तेलों से ज्यादा हो गए हैं। बड़ी महंगाई पाम तेल की। देखते हैं आगे क्या होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट बने हुए हैं। बीरेन जी, अब अगर मैं एग्री मार्केट की बात करूं आपसे, तो एग्री मार्केट में अभी क्या कुछ हो रहा है सर, और आपके हिसाब से कहीं पर पोटेंशियल है क्या एग्री में भी ट्रेड करने का कल के लिए? एग्री में अब चॉइस काफी कम हो गई है, बट एक कॉन्ट्रा ट्रेड अगर लेना है तो मार्च कॉटन में 37,500 के आसपास में शॉर्ट प्रेफर करूंगा। 38,000 का स्टॉप लॉस रहेगा और 36,500 का टारगेट रहेगा। ओके, ये रहा आपके ओके। ठीक है, आप बात करते हैं कच्चे तेल की। $113 के पार, जी हाँ, ब्रेंट और एमसीएक्स पर भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर, 8400 के पार, जबरदस्त तेजी। आज ओपेक प्लस की मीटिंग भी है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में शायद ज्यादा उत्पादन बढ़ाने पर फैसला ना हो। जो पुरानी पॉलिसी है ओपेक की 4 लाख बैरल उत्पादन बढ़ाने की, उसी पॉलिसी पे ओपेक कायम रह सकता है। और दूसरी तरफ रूस से सप्लाई घटने की आशंका तो लगातार बनी हुई है ही, लिहाजा मार्केट में बहुत बड़ी तेजी है। भाविक जी बताएं, क्रूड में क्या करना चाहिए अभी? आई थिंक अभी ओपेक की बैठक हो गई है और उन्होंने वही बताया जो मार्केट ने ऑलरेडी एंटिसिपेट किया था कि वो लोग 4 लाख बैरल्स पर डे ही बढ़ाएंगे। और सही में बताया तो एक्चुअली उनके पास ज़्यादा कैपेसिटी भी नहीं है बढ़ाने के लिए, और रशिया के काफ़ी बैंक जो स्विफ्ट पेमेंट है वो बंद कर दिया है, तो उसकी वजह से काफ़ी कंट्रीज है वो इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है ये ऑयल। तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी बढ़ सकता है, बट आई थिंक इंट्राडे या एटलीस्ट 1 से 2 दिन के लिए अवॉइड ही करना चाहिए क्रूड की, क्योंकि बहुत प्राइसेस बढ़ चुके हैं, यहाँ से शॉर्ट नहीं लग रहा है। बट अगर इंट्राडे भी देखें तो एटलीस्ट 2 से 3% की मूवमेंट आ रही है, जो फ्यूचर्स ट्रेडर्स के लिए थोड़ा रिस्की है। तो मैं एटलीस्ट बोलूँगा कि इंट्राडे अवॉइड ही करना चाहिए ट्रेड। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, और बीरेन जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं।